हेलो दोस्तों, ध्येय ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों को हमने पिछले टॉपिक में अरब आक्रमण के बारे में बताया काफ़ी विस्तार से। आज हम लोग महमूद गजनवी के हमले के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक टॉपिक में बताते जा रहे हैं। आज का ये टॉपिक महमूद गजनवी के बारे में है। एक बात आपसे पूछेंगे, अक्सर लोगों ने सुना है कि महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार हमले किए। किस व्यक्ति ने ये सबसे पहले कहा? कहाँ से मालूम पड़ता है कि 17 बार हमला किया या 18 बार हमला किया? तो एक विद्वान है, उनका नाम है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट। इनके अनुसार महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार हमले किए। ठीक है। अब महमूद गजनवी के बारे में हम लोग समझते हैं, तो उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि महमूद गजनवी से पहले की स्थिति ये है कि गजनवी, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि गजनी से आया। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। तो क्या ये अफगानिस्तान से आया? इसका वंश अफगानी था, क्योंकि इसके बारे में तो हम कहते हैं महमूद गजनवी यमीनी वंश का था। और इसके नाम से इसको हम गजनवी वंश भी कहते हैं, यमीनी वंश या गजनवी वंश ये भी कहते हैं। तो ये अफगानी था। तो हम जब इसके बारे में विचार करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था और ये गजनी में जरूर शासन करते थे, लेकिन मूलतः ये लोग ईरान के राजाओं की एक शाखा थे। हो सकता है कई लोग ये बात एक्सेप्ट न करें, स्वीकार न करें, लेकिन ये सत्य है और तथ्यों के साथ है ये कि मूलतः सुबुक्तगीन का जो वंश है, यमीनी वंश, ये वंश ईरान के शासकों की एक शाखा था। अरबों के हमले से बचने के लिए इन्होंने ईरान छोड़ दिया और तुर्किस्तान की ओर चले गए। तुर्किस्तान में जाके बस गए। कालांतर में ये तुर्किस्तान में बस गए। ये इतना ज़्यादा तुर्कों से घुल मिल गए कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व इनका खो गया और ये तुर्की ही कहलाने लगे। पहला व्यक्ति 963 ईस्वी में अलप्तगीन हुआ। अलप्तगीन ने 963 ईस्वी में अमीर अबू बकर लाविक से गजनी छीन लिया और अपनी राजधानी बना ली। नाम फिर से लिखे ले रहे हैं हम आपको। अमीर अबुल बकर लाविक से गजनी छीन लिया। ये घटना कब घटी? 963 ईस्वी में। एक सवाल, गजनी राजधानी थी, साम्राज्य तो था नहीं, किसकी राजधानी थी? ये सवाल है। आप लोग विचार करें, क्लास के अंत तक विचार करें और उसके बाद फिर बताएं।
गजनी किसकी राजधानी थी? एक सवाल और पूछ लें? अभी नहीं, बाद में पूछेंगे। गजनी छीन लिया, लेकिन छीनने के कुछ महीने बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके पुत्र इसहक ने 3 वर्ष तक गजनी में शासन किया। इसहाक नहीं कह रहे हैं, इसहक ने 3 वर्ष तक शासन किया गजनी में। यानी 966 ईस्वी हो गई। फिर उसके बाद इनके सेनापति बलक्तगीन ने गद्दी हथिया ली। बलक्तगीन ने गद्दी हथिया ली। ठीक है, समझते भी चलिए, लिखते भी चलिए। बलक्तगीन ने गद्दी हथिया ली। बलक्तगीन ने गद्दी हथियाने के बाद कुछ दिनों तक शासन किया। उसके बाद पिराई नाम का एक शख्स था, उसने सत्ता में कब्जा कर लिया। अब यहां पे सवाल, पिराई के समय एक भारत के राजा ने गजनी पर अटैक कर दिया। पिराई जब राजा था तो भारत के एक राजा ने गजनी पर हमला कर दिया। काबुल तो उसने पहले ही छीन लिया था। काबुल उस राजा ने पहले ही छीन लिया था और गजनी पर भी हमला कर दिया। अब जब काबुल छीना था उसने तो उसकी सीमा और गजनी की सीमा आपस में टकराने लगी थी। लेकिन इसी समय पिराई के योग्य सेनापति सुबुक्तगीन ने उस भारतीय शासक को पराजित कर दिया, सूझबूझ से अपनी पराजित किया। ये भारतीय शासक जो हैं हिंदू शाही वंश के शासक हैं, जयपाल। ठीक है, और ये हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ऐसे पहले भारत के शासक हुए जिन्होंने अग्रगामी नीति का परिचय दिया। आगे बढ़ करके फॉरवर्ड पॉलिसी, आगे बढ़ करके दुश्मन को हरा करके आगे बढ़े, लेकिन सुबुक्तगीन ने हरा दिया। लड़ाई है, होती रहती है। अब यहां पर थोड़ा सा हिंदू शाही वंश के बारे में भी बताना जरूरी है। हालांकि इसके बारे में एक अलग से क्लास होगी, लेकिन फिर भी यहां पर चूंकि इन्फ्लुएंस है इसलिए बताना जरूरी है। हिंदू शाही वंश की सीमा हिंदुकुश पर्वत से लेकर के चिनाब नदी तक थी। यानी कि वर्तमान दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर का पूरा पाकिस्तान और आधा अफगानिस्तान उत्तर का, और भारत का कश्मीर का पश्चिम का हिस्सा, वो सब पूरा इस राज्य में शामिल था। ये हिंदू शाही वंश ब्राह्मण वंश था और इसकी राजधानी पूछी जाती है उद्भांडपुर या अल हिंद।
अल हिंद, ये इनकी राजधानी है, उद्भांडपुर या अल हिंद, हिंदू शाही वंश की राजधानी। इसको वय हिंद भी कहते हैं, वय हिंद, ये एक ही राजधानी है, नाम अलग अलग है। ये इस वंश की राजधानी थी और हिंदू शाही वंश जब तक रहा देश में तब तक किसी भी आक्रमणकारी को धंसने नहीं दिया, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि महमूद गजनवी भी बहुत परेशान हुआ। इनके बाद ही महमूद गजनवी भारत में एंट्री करने पे सफल हुआ। बार बार ये रोक लेते थे। आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। इसमें बड़ा लंबा वंश है। पहले इस वंश में जयपाल हुए, जयपाल के बाद उनका बेटा आनंदपाल हुआ, फिर उनका पुत्र त्रिलोचन पाल हुआ, फिर भीमपाल हुआ। इस तरह से ये 4-5 पीढ़ियों तक शासन करते रहे और उन्होंने हिंदुस्तान को बचाने की भरपूर चेष्टा की, प्रयास किया। सफल हो पाए या नहीं सफल हो पाए एक अलग बात है, लेकिन जयपाल ने फॉरवर्ड पॉलिसी का परिचय देते हुए अपने देश को संभालने की पूरी कोशिश की। अब हम आपको उसके आगे की बात बता रहे हैं। हाँ, हमने सवाल एक पूछा था कि गजनी किसकी राजधानी है, तो शायद आपको न मालूम हो, हम बता दे रहे हैं। यकीनन नहीं मालूम होगा, शायद नहीं। जाबुलिस्तान, जाबुलिस्तान की राजधानी गजनी है। जाबुलिस्तान की राजधानी गजनी है। तो जाबुलिस्तान की राजधानी गजनी थी। तो हम आपको बता रहे थे कि सुबुक्तगीन ने जयपाल के हमले को नाकाम कर दिया। अब चूंकि हमको हिंदू शाही वंश तो पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना महमूद गजनवी के बारे में है। हम महमूद गजनवी के खानदान के बारे में, वंश के बारे में बता रहे थे, तो सुबुक्तगीन तक आ गया। और यही सुबुक्तगीन पिता है किसका? महमूद गजनवी का। तो महमूद गजनवी हेडिंग डाल लेते हैं। महमूद गजनवी महमूद गजनवी, इसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। इसने अपने पिता से राज्य नहीं प्राप्त किया। इसके पिता सुबुक्तगीन ने अपना राज्य इसके बड़े भाई इस्माइल को सौंपा था। लिख लीजिए, इस्माइल। इस्माइल कौन था? गजनवी का बड़ा भाई, गजनवी का बड़ा भाई इस्माइल को सौंपा था। इस्माइल को महमूद ने 998 ईस्वी में पराजित कर दिया। जब पराजित कर दिया तो खुद गद्दी पे बैठ गया। सुबुक्तगीन की मृत्यु 997 ईस्वी में हो चुकी थी। कुछ महीने तक इस्माइल ने शासन किया। उसके बाद छोटे भाई महमूद गजनवी ने अपने बड़ा भाई इस्माइल को पराजित कर दिया और 998 में गद्दी पे बैठ गया। अब यहां से गजनवी का इतिहास चलने लगता है। तो गजनवी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। महमूद गजनवी के बारे में
ये हमने बताया ही कि इसका यमीनी वंश इसको कहते हैं, यमीनी वंश, ठीक है, यमीनी वंश का था। क्योंकि जब आप लोग गोरी पढ़ोगे ना तो उसमें फिर गोरी का भी वंश आएगा, तो उसमें कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि कौन सा किसका वंश था, तो इसका यमीनी वंश याद रखना। अच्छा, इसने 999 ईस्वी में, एक साल बाद 999 ईस्वी में 2 उपाधियां धारण की, यमीन उद दौला, यमीन उद दौला। यमीन उद दौला का मतलब क्या होता है? साम्राज्य का दायां हाथ, साम्राज्य का दायां हाथ, यमीन उद दौला। और अमीन उल मिल्लत, अमीन उल मिल्लत का मतलब है धर्म का संरक्षक, धर्म का संरक्षक। कौन से धर्म का? इस्लाम धर्म का, नो डाउट। अमीन उल मिल्लत, यमीन उद दौला, ये 2 उपाधियां किसने दी? खलीफा, खलीफा ने दी। खलीफा ने इसको उपाधियां दी। खलीफा का नाम अल कादिर बिल्लाह, अल कादिर बिल्लाह, ठीक है। अमीनुल मिल्लत, धर्म का संरक्षक, खलीफा अल कादिर बिल्लाह, इसने ये 2 उपाधियां दी। कहते हैं कि गजनवी ने इसी समय प्रण किया कि मैं प्रतिवर्ष भारत में हमला करूंगा। अब आप देखते हो कि महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि भारत के इतिहास में कभी इसके पहले किसी शासक ने सुल्तान की पदवी धारण की? नहीं, इसी ने सुल्तान की पदवी धारण की थी। और उसके लिए भी एक घटनाक्रम है, उसने एक शासक को हराया था। उस शासक का नाम बताना है आपको कि किस शासक को इसने हराया था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एक मुस्लिम ग्रंथ है तारीख यजीदा, तारीख ए यजीदा। वो कहते हैं ना सुल्तान की पदवी धारण की, तो कैसे? तारीख यजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा, सिस्तान के राजा खलीफा बिन अहमद, खलीफा बिन अहमद, ठीक है, खलीफा बिन अहमद। तारीख यजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलीफा बिन अहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि की मंजूरी खलीफा
ने नहीं दी। जो अब्बासी खलीफा थे उस समय, उन्होंने अल कादिर बिल्लाह, इन्होंने नहीं दी उपाधि कि तुमने सुल्तान धारण कर लिया, हम मंजूर करते हैं, नहीं मंजूर किया उन्होंने। इसने धारण कर ली, एक अलग बात है। तो दोनों बातें ध्यान रखना कि सुल्तान की पदवी धारण तो की, लेकिन खलीफा ने इस पर अपनी मुहर नहीं लगाई थी, अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की थी। खलीफा ने मना कर दिया था कि ठीक है, धारण किया तो कियो करो। अच्छा, लेकिन आप जानते हो महमूद गजनवी का हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। महमूद गजनवी का इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो एक आक्रमणकारी था और उसने भारत में बहुत बार हमले किए। आपने ये भी सुना होगा, लोग कहते हैं 17 बार नाकामयाब रहा और आखिरी बार 16 बार नाकामयाब हुआ और एक बार यानी 17वीं बार वो कामयाब हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो 16 बार नाकामयाब रहा और एक बार वो सफल हुआ। देखिए, आपको हम बता दें कि 17 बार उसने हमले किए अलग अलग समय में, अलग अलग वर्ष में, और उसने भारत को खूब लूटा। सोच सकते हो कि भारत में क्या कोई उस समय ऐसा प्रबल राजा नहीं था, ऐसा कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं था जो उसके हमले का सामना कर सके? तो साहब, इसका जवाब ज़्यादातर तो नहीं है कि हाँ नहीं था। अगर होता तो हराता नहीं, अगर होता तो हराता नहीं, तो नहीं था कोई। इसमें हमको कहने में कोई परहेज नहीं है। इतिहास प्रमाण मांगता है, इतिहास में कहीं हो तो बताओ, कहीं नहीं। कोशिश की कुछ लोगों ने। एक बड़ा रोचक सवाल है इसमें, ये आपकी रुचिता को बढ़ाए रखेगा। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर हमला किया, सब हमलों में वो जीता। कौन सा ऐसा हमला था, कहाँ किया था जिसमें वो हार गया था या असफल हो गया वो हमला? इस सवाल के बारे में आप सोचिए। हम आपको गजनवी के हमलों के बारे में बता रहे हैं। देखिए, पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, ऐसे नहीं पूछे जाते सवाल। इम्पोर्टेंट हमले कौन कौन से थे तो उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपकी जिज्ञासा बनी रहे तो आपको बता दें, सीमांत राज्यों में 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का पहला हमला हुआ। 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया। कहाँ? सीमांत राज्यों में। अब भारत के जो सीमांत राज्य थे उन्हीं में किया 1000 ईस्वी में। और आप देखो 1000 से लेकर के 1027 तक, यानी कुल कितने? 27 वर्ष में, ठीक है, 27 वर्ष में 17 बार अटैक किया, 17 बार हमले। सत्रहवां हमला हालांकि दंड देने के लिए हुआ था। 16 बार उसने भारत को लूटा और 17वीं बार उसने अटैक किया दंड देने के लिए। तो 1000 ईस्वी में पहला हमला सीमांत राज्यों के विरुद्ध हुआ। 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध हमला हुआ। इस युद्ध में जयपाल पराजित हो गया। इस युद्ध में जयपाल पराजित हो गया और पराजित होने के बाद जयपाल ने अग्निदाह कर लिया। अग्नि में जलकर कौन राजपूत शासक मरा, ऐसा सवाल पूछते हैं। अग्नि में जलकर मरने वाला राजपूत शासक हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल। इसने अग्नि स्नान कर लिया, अग्निदाह कर लिया, चूंकि वो महमूद गजनवी से हार गया था। अब इसका बेटा आनंदपाल
शासक बना। हम आपको जयपाल की राजधानी के बारे में बता चुके हैं। आनंदपाल शासक बना और आनंदपाल शासन करता रहा। उसने भी कई बार लड़ाई की, कई बार युद्ध हुआ, जीत एक भी पार नहीं पाया, लेकिन प्रयास किया। जयपाल ने गजनवी के विरुद्ध युद्ध करने में कुछ राजाओं से भी सहायता प्राप्त की, भारतवर्ष के राजाओं से भी सहायता प्राप्त की, लेकिन ज़्यादा वो चल नहीं पाया। अब आप देखो, इसका जो चौथा हमला हुआ है वो 1006 ईस्वी में इम्पॉर्टेंट हमला हुआ है। 1006 में चौथा हमला ये मुल्तान में हुआ। यहाँ पर फतेह बिन दाऊद का शासन था। फतेह बिन दाऊद इसको हराया। ये शिया करमाथी वंश का था। फतेह बिन दाऊद, महमूद गजनवी ने इसको हरा दिया। और जयपाल को जब हराया था तो आनंदपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल को उसने पकड़ लिया था और उसको मुसलमान बनाकर यहाँ भेज दिया और कहा कि इस युद्ध का नेतृत्व तुम करो। अब ये पहुँचे तो साथ में वो भी पहुँचा, लेकिन त्रिलोचन पाल का नाम इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद नौशा शाह हो गया था। एक ये भी सवाल अपने आप में बनता है, नोट में चाहे लिख लें, नोट करके। आनंदपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल इस्लाम ग्रहण करने के बाद नौशा शाह कहलाया। लेकिन जब ये वहां पहुंचा तो इसने विद्रोह कर दिया गजनवी के खिलाफ और खुद ही युद्ध में शामिल हो गया। तो एक ये था। अच्छा, तो जब ये इसको भेजा था यहाँ जाओ संभालो जा करके, लेकिन ये आ गया कि हमको तुम्हारा धर्म नहीं ग्रहण करना है, हम स्वतंत्र हुए। जैसे ही हमने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी तो 1007 ईस्वी में जो इसका हमला हुआ वो 5वां हमला था और नौशा शाह के विरुद्ध ही हुआ था। ठीक है, नौशा शाह के विरुद्ध हुआ था, उसको दंड देने के लिए कि तुम्हें इतनी हिम्मत, दंड देने के लिए हुआ। 1007 में 5वां हमला। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है हमले। इंपॉर्टेंट हमला है ज्वालामुखी मंदिर पर। यहां से सवाल बनता है, ये सवाल बनेगा ज्वालामुखी मंदिर पर। और ये जो ज्वालामुखी मंदिर है ये नगरकोट का मंदिर है। नगरकोट 1008 ईस्वी में, 1008 ईस्वी में नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर। नगरकोट 1008 ईस्वी ज्वालामुखी मंदिर। नगरकोट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। नगरकोट ज्वालामुखी मंदिर में 1008 ईस्वी में इसका हमला हुआ और इस हमले में इतना लूट का सामान इसको प्राप्त हुआ, इतना लूट का सामान प्राप्त हुआ कि जिसकी कोई था नहीं है। आप सोच नहीं सकते हैं कितना लूट का धन प्राप्त हुआ होगा। लेकिन आपकी सोच को
सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक जानकारी छोटी सी दे देते हैं। इस लूट से, इस हमले से उसे, गजनवी को, चांदी का बना एक घर प्राप्त हुआ। चांदी का बना घर प्राप्त हुआ। ठीक। रोमी कपड़े का 40 गज लंबा और 20 गज चौड़ा रोमी कपड़े का शामियाना प्राप्त। शामियाना जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? आजकल तो गेस्ट हाउस में शादियां होती हैं, एक समय टेंट लगते थे, शामियाना, टेंट। तो जो टेंट लगता है उसको शामियाना कहा जाता था। तो रोमी कपड़े का बना हुआ शामियाना। अब टेंट लगता था तो उसमें खंभे भी होते थे। सोचिए, सोने के बने हुए 4 खंभे प्राप्त हुए। सोने के 4 स्तंभ प्राप्त हुए और बहुत सारा, जितने भी ऊंट मिले, जितने भी खच्चर मिले, सब में सामान लाद दिया गया। सब में सोना चांदी हीरा जवाहरात माणिक मूंगे सब लाद दिए गए। फिर भी जो बचा वो सैनिकों में बांट दिया गया। ये महमूद गजनवी का बड़ा निर्णायक हमला था और इस हमले में, इस हमले को गजनवी की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली विजय थी। मूर्तिवाद, ध्यान दीजिए, मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली विजय थी। इसके बाद और हमले होते रहे। हमने बताया, पूछा था आपसे कौन सा हमला नाकामयाब हो गया था, तो 11वां हमला हो गया था नाकामयाब। 11वां हमला फेल हो गया था इसका। और ये 11वां हमला लिख सकते हो, फेल, असफल हो गया था। ये कश्मीर में लोहकोट के दुर्ग में हुआ था। इसको वो जीत नहीं पाया था। लोहारिन का दुर्ग कहा जाता है, या लोहकोट का दुर्ग कहा जाता है। यहाँ पे वो सक्सेस नहीं हुआ था। ये इसके बाद, इसके पहले एक हमला, 10वां हमला है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हरियाणा में थानेश्वर नाम की एक जगह है, ठीक है, वही हर्षवर्धन वाली पुष्यभूति वंश। हरियाणा में थानेश्वर, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश है, लेकिन थानेश्वर में 10वां हमला जो हुआ ये भगवान चक्र स्वामी के मंदिर पे हुआ। अब इसके आगे क्या हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमने आपसे कहा कि ध्येय ऑनलाइन क्लासेस में आपको नियमित रूप से क्लास मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके और वो इतिहास को इतिहास की दृष्टि से पढ़ सके, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सके। उनके दिमाग में इतिहास से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, पूछ सकते हैं हमसे। हम आपको नियमित रूप से इसी चैनल में मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।